यूपी, योगी सरकार नौकरियों की बौछार। इसके अलावा बात होगी बीजेपी की कार्यशाला की, सांसदों को ट्रेनिंग, पीएम मोदी का सम्मान। साथ ही बात करेंगे बीएसपी की हुई मीटिंग, मायावती की रणनीति क्या मिलेगी मजबूती। और इसके साथ ही बात करेंगे बीजेपी की युवा सियासत की, बीजेपी का युवा प्लान चलेगा महाअभियान। और बात करेंगे बाबा बागेश्वर के उस बयान की जिस पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बौछार हो रही है, साथ ही पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा कि समृद्ध प्रदेश को पिछली सरकारों ने बीमारू राज्य बना दिया। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती हैं, तो वे दुर्गति की तरफ लेकर जाती हैं। यूपी एसएसएससी के चयनित 1150 अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में नौकरियों की बौछार है। यूपी में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब तक 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं और सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन रोजगार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ने का जो संकल्प दिया है, हम सब उस संकल्प में सहभागी बन सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में प्रदेश की दुर्गति हुई, समृद्ध उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने बीमारू राज्य बना दिया। सीएम योगी ने कहा कि जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती हैं, तो वे दुर्गति की तरफ ले जाती हैं। 1960 तक भी उत्तर प्रदेश का जो योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था में 14% था और 1947 से 60 तक भी उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। 60 के बाद उसमें गिरावट आनी प्रारंभ हुई और 2016 आते आते उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था वह मात्र 8% के आसपास रह गया था। हम 8वीं अर्थव्यवस्था बनकर के रह गए थे। नंबर 1 से 8 पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने। ये कारनामे थे जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग। जहां नौजवान के सामने पहचान का संकट था, जहां बेटी और व्यापारी अपने आप को असुरक्षित पाते थे, जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उत्साह और उमंग तो कोसों दूर, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक भय और दहशत का माहौल होता था, पता नहीं अब क्या होगा, तो उसके सामने पहचान का संकट आना ही था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश। योगी सरकार लगातार यूपी के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में जुटी हुई है।
अत्याधुनिक तकनीकों से युवाओं को प्रशिक्षण मिल रहा है। कौशल विकास मिशन से 14 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से 1,20,000 कारीगर लाभान्वित हुए हैं। रोजगार मेलों से अब तक 4,13,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा सरकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन पीएम मोदी को जीएसटी के लिए सम्मानित किया गया। खास बात रही कि पीएम मोदी इस कार्यशाला में सबसे पिछली पंक्ति में बैठे दिखे। 2 दिन तक चलने वाले वर्कशॉप में 4 सेशन होंगे। इस दौरान बीजेपी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोटिंग करने का सही तरीका भी बताया जाएगा। साथ ही पार्टी के इतिहास और विकास पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए दिल्ली में 2 दिन की वर्कशॉप रखी है। इस वर्कशॉप के पहले दिन पीएम मोदी का सम्मान किया गया। जीएसटी 2.0 के लिए पीएम मोदी का आभार जताया गया। पीएम मोदी के सम्मान के साथ वर्कशॉप की शुरुआत हुई। खास बात ये रही कि पीएम मोदी इस कार्यशाला में सबसे पिछली पंक्ति में बैठे दिखे। तौर से पूरे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक रिफॉर्म दिया है, दवाओं में, एसेंशियल कमोडिटीज में, आम गरीब मध्यम लोगों के लिए जिस तरह से 2 स्लैब किया है और जीएसटी का रेट घटाया है, 0 कर दिया है, मेडिसिन पे कर दिया है, तो इससे निश्चित तौर से देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब बचत होगी तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। 2 दिनों तक चलने वाले वर्कशॉप में 4 सेशन होंगे। इस दौरान बीजेपी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोटिंग करने का सही तरीका बताया जाएगा। साथ ही पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा होगी। इसके अलावा सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से जो पेन दिया गया है उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि बैलेट पेपर को सही तरीके से कैसे मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने हैं ताकि वोट अमान्य न हो। उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के पूर्व एक मॉक ड्रिल तो होनी ही चाहिए कि पूरा प्रोसीजर क्या है। कई लोगों को पहली बार जो सांसद हुए हैं ये नहीं पता होता है कि ये बैलेट से है या मशीन से है या अंग्रेजी का रोमन डंडा खींचना है या हिंदी वाला खींचना है, अपना पेन इस्तेमाल करना है या वहाँ द्वारा दिया गया पेन इस्तेमाल करना है, तो उससे फिर वोट कैंसिल होने की संभावना कम हो जाती है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की बहुमत मिलना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में मायावती ने प्रदेश स्तरीय बैठक कर कांशीराम की पुण्यतिथि बड़े स्तर पर आयोजित करने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को बुलाएं। ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बहाने से मायावती अपनी राजनीतिक साख को दिखाने की कोशिश करेंगी। साथ ही उस दिन 2027 की विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर संदेश भी दिया जाएगा। पंचायत चुनाव और 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। हालांकि लखनऊ में हुई बीएसपी की राज्य स्तरीय बैठक में फिलहाल फोकस कांशीराम की पुण्यतिथि पर रही। मायावती ने 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि बड़े स्तर पर मनाने की बात कही है। पहले ये कार्यक्रम जिला स्तर और मंडल स्तर पर होता था, लेकिन इस बार के कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती खुद मौजूद रहेंगी। ये कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में ही होगा। इस बार माननीय बहन जी सभी ने ये तय किया है कि हम लोग इस बार सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के 9 अक्टूबर को जो जेल रोड पे मान्यवर साहब के नाम पे जो स्मारक बना है, हम लोग वहाँ पे इस बार 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे।
और माननीय बहन जी ने यह कहा है कि उसमें आप सब लोगों के साथ साथ मैं भी रहूंगी और सब लोग हम लोग एक साथ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो कार्यकर्ताओं में बड़ी जोश है, उत्साह है कि चलिए हम लोग आएंगे, पुष्पांजलि भी करेंगे और माननीय बहन जी को सुनेंगे भी, देखेंगे भी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को जुटाएं। ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बहाने से मायावती अपनी राजनीतिक साख को दिखाने की कोशिश करेंगी। साथ ही उस दिन 2027 की विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर संदेश भी दिया जाएगा। देखिए, अभी माननीय बहन जी ने काफी कुछ बताया है और खास जो आज बैठक थी वो 9 अक्टूबर के जो मानव श्री काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है उसको भव्य स्तर पे हम लोग मनाने का काम करना है और उसमें जो पुराने जितने रिकॉर्ड हैं उसको भी तोड़ने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और उससे ज्यादा से ज्यादा जो नई ऊर्जा लोगों में पैदा करनी इसी रैली के द्वारा आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ उस रैली के बाद में जो ऊर्जा लोगों के अंदर आएगी वो 2027 तक कायम रहेगी। बीएसपी की इस बैठक में आकाश आनंद नजर नहीं आए, जबकि माना जा रहा था कि उनके ससुर भी मौजूद रहेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर पूरा परिवार मौजूद रहेगा और इससे सियासी संदेश देने की कोशिश करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि दलित समाज अब सपा से जुड़ रहा है, इससे मायावती घबराई हुई है। मायावती जी एक ऐसे समाज जो वंचित समाज था उसकी नेता थी और वंचित समाज को उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन उन्होंने अपना कार्यशैली तरीका बदल दिया है। इसलिए जो पिछले 5 सालों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस स्थान की पूर्ति कर रहे हैं, उससे दलित और वंचित समाज का भरोसा हमारी पीडीएस से जुड़ रहा है, जिससे घबरा करके बहन मायावती सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके की हरकत करती है। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की वापसी के बाद बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए लोगों को वापस बुलाने पर फोकस करती हुई नजर आ रही है, जिसका साफ मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खुद को न सिर्फ मजबूत कर लेना चाहती है, बल्कि मिशन से जुड़े हुए लोगों की घर वापसी भी करवा रही है। इसका ठीक मकसद इसके पीछे ये है कि 2027 चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर के अपना एजेंडा सेट करेगी बहुजन समाज पार्टी वहां से। तो कुल मिलाकर के आज की बैठक में तमाम कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्षों और जिम्मेदारों को ये कहा गया है कि वो अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दें, ताकि 9 अक्टूबर 2025 को जब राजधानी लखनऊ में यह बड़ा कार्यक्रम हो तो उससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश यहाँ से जाए। तो कुल मिलाकर के आज के जो बैठक थी उसमें आकाश आनंद या फिर उनके ससुर जिनको कल माफ किया गया डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ तो मौजूद नहीं थे, लेकिन इस कार्यक्रम में जो रूपरेखा बनाई गई है वो कुल 9 अक्टूबर को लेकर के बनाई गई है। यानी बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर से अब इलेक्शन के मूड में नजर आएगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी युवाओं को अपने साथ लामबंद करने में जुट रही है। बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन अभियान के जरिए युवाओं को लामबंद करेगी। दरअसल बीजेपी इस अभियान के जरिए 2 सियासी लाभ लेने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ग्यारह सितंबर को लखनऊ में एक बड़े छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम बीजेपी पदाधिकारी और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को जोड़ने की बीजेपी की बड़ी मुहिम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को वैचारिक रूप से अपने साथ लामबंद करने के लिए जुटी हुई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने साधने की रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी उसे लेकर आगे चल रही है। उस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी में और सभी जिला मुख्यालयों में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाकायदा छात्र सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी हर जिले और कमिश्नरी में छात्र सम्मेलन करेगी। मैराथन और मशाल जुलूस भी निकाली जाएगी। बीजेपी 11 से 18 सितंबर तक महाविद्यालयों में संगोष्ठियां कराएगी। इसके अलावा जनवरी तक यूपी में युवाओं के बीच वन नेशन वन इलेक्शन का अभियान चलाएगी।
बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के अभियान को लेकर यूपी में 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी केंद्र और प्रदेश सरकार के जन उपयोगी कामों को बताई। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं। माननीय सुनील बंसल जी इसके सह संयोजक हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, जो केंद्र मंत्री रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा के। माननीय मुख्यमंत्री जी इस हमारे छात्र सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। इसी तरह जो हमारे उप मुख्यमंत्रीगण हैं, उनको जो भी हमारे इस अभियान से जुड़ना चाहता है, पूर्व रिटायर्ड जस्टिस, हमारा प्रयाग में अभी एडवोकेट्स का सम्मेलन हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे। तो इस तरह से हर वर्ग के जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं वो हमारे अभियान से जुड़ रहे हैं। युवा सम्मेलनों में सीएम योगी से लेकर प्रदेश और केंद्र के मंत्रियों तक को जिम्मेदारी दी गई है। तमाम मंत्री और बड़े नेता जिलों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जहां एक तरफ इस मुद्दे को धार दे रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह भी है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद किया जाए। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। न्यूज 18 के इंटरव्यू में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के सोने की बात कह दी, जिसके बाद में अब साधु संतों ने असहमति जताई है। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर संग्राम छिड़ा है। मौलानाओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पलटवार किया है। न्यूज 18 के एक इंटरव्यू में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हिंदू सोया हुआ है तभी जनजागरण जरूरी है। हिंदू कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। हिंदू सोया हुआ है तभी मंदिर तोड़े गए और गंगा यमुना गंदी हुई। आपको क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? यदि हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते? हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें पदयात्राएं करनी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें धर्म विरोधियों से लड़ना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी रामायण को जलाया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी आस्था के प्रतीक तीर्थ राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या संबल में मंदिरों को तोड़ करके दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बनाए जाते? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे राम को काल्पनिक कहा जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या द्रौपदी के ऊपर परिहास किया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती? हिंदू सोया ना होता तो क्या इस देश में गाय कटने के वूचड़ खाने होते? हिंदू सोया ना होता तो क्या यमुना गंदी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या गंगा गंदी ना होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे तीर्थों पर ब्लास्ट होते? इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर अयोध्या के संतों ने असहमति जताई है। संतों का कहना है कि अगर हिंदू सो रहा होता तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में इतने सनातनी नहीं होते, अयोध्या का राम मंदिर नहीं बनता। लेकिन यदि हिंदू समाज सोया होता तो शायद बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ इतनी बड़ी जनसंख्या में हिंदू समुदाय के लोग एकत्रित होकर के न चलते, ना उनके द्वारा सनातन धर्म के उत्थान के लिए उठाए गए कदम के साथ कदम में मिलाकर के उनके साथ इतना हिंदू समाज ना होता। यदि आज हिंदू समाज सोया होता तो हमें नहीं लगता राम जन्मभूमि मुक्त हुआ होता और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ होता। देखिए, बाबा बागेश्वर ने जो कहा है कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू, ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति बोल गए हैं बागेश्वर बाबा। ऐसा नहीं है। अगर हिंदू सोया होता तो आज जिस स्थिति में आप देख रहे हैं हिंदू जनमानस को और भारत की जो कद बढ़ा है विश्व स्तर पर, वो संभव नहीं हो पाता। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। अब चुनाव आयोग इसे पूरे देश भर में लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर को चुनाव आयोग देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ में बैठक करेगा, जिसमें राज्यों की तैयारियों का प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद में पूरे देश में SIR लागू करने का ऐलान हो सकता है। देश भर में लागू हो सकता है SIR। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बुलाई अहम बैठक।
बिहार में लागू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश भर में इसे एक साथ लागू करने जा रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर को चुनाव आयोग देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारियों की समीक्षा होगी। माना जा रहा है कि 10 सितंबर के बाद इसी महीने देश भर में SIR का ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। विपक्ष के विरोध के बीच चुनाव आयोग ने बार बार दोहराया कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चुनाव आयोग का मकसद है। अब चुनाव आयोग की तरफ से जो हमें संकेत मिले हैं वो बताते हैं कि पूरे देश में एक साथ SIR लागू होगा। हालांकि अभी तिथियां तय नहीं की गई हैं, लेकिन 10 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक है और इस बैठक की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि आखिर पूरे देश में एक साथ SIR कब लागू किया जाए। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।